हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। ये देखिए एक ऐसा कानून है जो भारत में हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट करता है ना, हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को। ये एक्ट ब्रिटिश इंडिया के टाइम का ही था और इंग्लिश कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड है, राइट। और अगेन ये आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये आपके सिलेबस में है और पेपर में इससे क्वेश्चंस भी आएंगे। एक दो वीडियोस पहले भी चैनल पर अपलोड की गई थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में करा रही हूँ। आप ये एक ही वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से मैराथन रहेगी। तो ये एक्ट जो था वो 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ और पूरे भारत में एप्लीकेबल है, ठीक है। पूरे भारत में एप्लीकेबल है, जम्मू और कश्मीर को भी ये कवर करता है। अब हम आ जाते हैं आगे। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और ये सब हम देखें तो देखिए, अब हम समझते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई हैं। सबसे पहले आता है देखो प्रपोजल। अब प्रपोजल क्या होता है, जिसको आप सेक्शन 2A में पढ़ते हो, उसमें डिफ़ाइन किया गया है कि जब एक व्यक्ति, लिखा तो हुआ यही, आप पढ़ तो सकते हो, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ करने या ना करने के लिए कहता है ना, करने के लिए या ना करने के लिए कहता है, और इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाला उसे एग्री करे, ठीक है, विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट पार्टनर, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रपोजल कहते हैं, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस क्या होता है, तो ये सेक्शन 2B में है। नाउ जब सामने वाला व्यक्ति जिसको प्रपोज़ल दिया गया था वो प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है, तब प्रपोज़ल बन जाता है प्रॉमिस। तो जब प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया गया तो वो क्या बन गया, प्रॉमिस। देन व्हाट इज़ एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट किस में है, सेक्शन 2E में। तो ए में प्रपोज़ल, भाई पहले प्रपोज़ल देंगे फिर सामने वाला एक्सेप्टेंस करेगा, तो बी में एक्सेप्टेंस आ गया। दोनों ने प्रपोज़ल दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो जिसने, एक बात और देखिए, जिसने प्रपोज़ल दिया है वो प्रॉमिसर और जिसने प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया है वो है प्रॉमिसी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्रीमेंट सेक्शन 2E में लिखा है जब एक या एक से ज़्यादा प्रॉमिसेस एक दूसरे का कंसिडरेशन बनाते हैं तो वो बन जाता है एग्रीमेंट, यानी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट। क्लियर। चलिए आगे आ जाते हैं। अब देखिए, तो अब हम बात करते हैं कि अलग अलग इसके टाइप्स हैं, जैसे कि पहले तो अभी हम करेंगे वॉइड एग्रीमेंट और ये सब क्या क्या है। तो देखिए वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। तो वॉइड एग्रीमेंट मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि कानून के थ्रू इन्फोर्स ना किया जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉइड एग्रीमेंट। एक बार मैं पहले थोड़ा सा दोबारा से आपको रिवाइज़ करा देती हूँ, ठीक है। पहले तो क्या होगा, ऑफ़र होगा, फिर क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा। पहले ऑफ़र होगा, ठीक है, पहले ऑफ़र होगा, फिर एक्सेप्टेंस होगा और एक कंसिडरेशन होना चाहिए, है ना, पर्टिकुलर लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो फिर वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होगा, जब आपका वो लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर जो आपका एग्रीमेंट है, यानी कि ऑफर, इसको मैं रब कर देती हूँ, यानी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एंड इफ़ दिस इज़ एनफोर्सिएबल बाय लॉ, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, कि एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, क्योंकि एग्रीमेंट में क्या आ गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो जहाँ सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस होगा वो होगा एग्रीमेंट, और जहाँ पर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी आ जाएगा तो वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो जी, अब आप इसको थोड़ा सा लर्न भी करो। जी, ये एग्रीमेंट वॉइड है, तो 2G में क्या लिखा है, वॉइड, तो जी ये एग्रीमेंट वॉइड है। एच में कॉन्ट्रैक्ट, कि हाँ है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो जी वॉइड है और है कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि अगेन मेन फोकस तो लर्निंग पर ही रखना है। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर्स। यानी कि एक तो उसको करने के लिए रेडी है बट दूसरा जो पर्सन है वो उसको करने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर हम उसको क्या कह देंगे कि ये वॉइडेबल है। यानी कि दूसरे के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो उसे क्या कर सकता है,
अवॉइड कर सकता है, सो दैट इज़ कॉल्ड वॉइडेबल। तो वॉइडेबल का मतलब क्या हो गया, वॉइडेबल का मतलब क्या हो गया कि जब दूसरा पार्टी जो है वो उसको मतलब कि मना कर सकता है, ठीक है, मतलब नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, मतलब एक के थ्रू तो वो इन्फोर्सेबल हो लेकिन दूसरे के थ्रू इन्फोर्सेबल ना हो, सो दैट इज़ वॉइडेबल, मतलब जो भरोसा नहीं है कि कभी भी ख़त्म हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब आ जाते हैं हम, इज़ एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो नहीं, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वही एग्रीमेंट जहाँ पर इन्फोर्सेबिलिटी भी होगी यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन होगी, सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं। तो अब एक एग्रीमेंट के अंदर देखिए क्या क्या होता है, तो ये आपको सब गिवन ही है। सोशल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन, जहाँ सिर्फ सोशल ऑब्लिगेशन होगा यानी कि आप सिर्फ काम कर रहे हो, जैसे कि आप वो देख सकते हो कि जैसे हस्बैंड वाइफ हैं तो वो एक दूसरे का काम कर देते हैं, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आती क्योंकि वो एक सोशल ऑब्लिगेशन है। लेकिन अगर मैं किसी स्कूल में जाके पढ़ाती हूँ और मैं नहीं पढ़ाने जाऊँगी, है ना, मान लो मैं अपने घर पे अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, मेरा किसी दिन मन नहीं किया तो नहीं पढ़ाया, तो वो मुझे इन्फोर्स नहीं कर सकते, है ना, लेकिन स्कूल में जाके मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना पड़ेगा, है ना। सो दैट इज़ लीगल ऑब्लिगेशन, जहाँ होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जहाँ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो जहाँ सोशल ऑब्लिगेशन होगी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में नहीं आएगा, जहाँ लीगल ऑब्लिगेशन होगी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हस्बैंड वाइफ वाला एग्जाम्पल कि सिनेमा गए हैं देखने के लिए, वॉक पर गए हैं, डिनर पर गए हैं, तो ये सोशल नेचर का है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में नहीं आता। तो अब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का बीच में डिफरेंस भी हम देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए एग्रीमेंट क्या होगा, आपने किसी को प्रपोजल दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट। जब लॉ भी आ गया बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस है, यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी भी है, ठीक है। तो ई के अंदर एग्रीमेंट लिखा है, ई में देखो, एग्रीमेंट में आप देखो 3 ई है ना, एग्रीमेंट में आप देखो 3 ई है, तो एग्रीमेंट सेक्शन ई में आता है। और मैंने क्या बोला था, जी वॉइड है और है कॉन्ट्रैक्ट है, तो एच में कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्रीमेंट में, ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके अंदर एग्रीमेंट में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में लीगली आप बाउंड हो। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी भी है। तो एग्रीमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। बट हाँ, सभी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स होंगे, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो एग्रीमेंट का स्कोप ये गलत है, कॉन्ट्रैक्ट का वाइड है और एग्रीमेंट का नैरो है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो देखिए सेक्शन 10 ये क्या, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए फिर मैं आपको पढ़ा देती हूँ। सेक्शन 10 ये कहता है, ये यहाँ पे ठीक है, देखो सेक्शन जो 10 है, सेक्शन 10 जो है वो ये कहता है जब किसी एग्रीमेंट में ये 6 एलिमेंट्स हों तभी वो इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। पहला, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस, यानी कि ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दूसरा, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टीज़ के बीच कुछ वैल्यूएबल एक्सचेंज हुआ हो। तीसरा, पार्टीज़ कॉम्पिटेंट हों, यानी कि पार्टीज़ कॉम्पिटेंट हो यानी कि मेजर एज की हों और साउंड माइंड में हों। चौथा, फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, है ना। फ्री कॉन्सेंट का मतलब क्या है, बिना कोएर्शन के, फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस के, ये भी अभी हम पढ़ेंगे। पांचवा, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मकसद कानून के खिलाफ नहीं हो। और छठा, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली वॉइड ना हो या किसी भी स्पेसिफिक एक्शन के तहत, यानी कि वॉइड नहीं होना चाहिए कि भाई इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये अब तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन सब के साथ होने से जो एग्रीमेंट है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और इन्फोर्सेबल भी रहता है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया। तो 2 पार्टीज़ होती हैं। अब देखिए ये वाला पॉइंट और मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हाँ देखिए, एक तो 2 पार्टीज़ होनी चाहिए, है ना, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, यानी कि कोएर्शन से ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ना हो, फ्रॉड से ना हो, मिस प्रेजेंटेशन से ना हो, मिस्टेक से ना हो। ये अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे भी, ठीक है। एक इंटेंशन होना चाहिए कि हमें लीगल रिलेशनशिप्स क्रिएट करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के भी लायक हो। जैसे मान लीजिए ए बोलने लगे कि मैं तो जादू से बारिश ले आऊँगा, तो ये एग्रीमेंट इन्फोर्स नहीं हो सकता। लीगल फॉर्मेलिटीज़ जैसे कि कहीं पे अगर रजिस्ट्रेशन कराना है, राइटिंग कराना है, तो ये सब रूल्स फॉलो होने चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं। ये मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देती हूँ, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं,
ठीक है, ये आपके एसेंशियल एलिमेंट्स अंडर सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 में 6 गिवन है, बाकी जो हैं वो आपके नॉर्मल हैं। तो 10 में आपको ध्यान रखना है, एक तो एग्रीमेंट, एक फ्री कॉन्सेंट, एक कॉम्पिटेंट ऑफ पार्टीज़, एक लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो देखो ये 3 तो आप LLL से याद रख सकते हो, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और ये एग्रीमेंट, फ्री कॉन्सेंट और कॉम्पिटेंट AFC। ठीक है, कुछ भी आप करके याद रख लो। ये जो 6 हैं वो तो रहेंगे ही, बाकी ये जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल पॉइंट्स में आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं हर एक पॉइंट को डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑफ़र। तो ऑफ़र या जिसको हम प्रपोज़ल कहते हैं, तो ये आपका किस में है, सेक्शन 2A में है। ठीक है, सेक्शन 2 में A में है। अब देखिए जब A B को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बाइक बेचूंगा, मान लीजिए 40,000 में, तो ये A का ऑफ़र है। ठीक है, A ने B को कहा कि मैं तुम्हें अपनी बाइक बेचूंगा 40,000 में। अब ये जो ऑफ़र वो दे रहा है ना, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड क्लियरली, स्पेसिफिक हो, ऑफरी तक पहुंचना चाहिए। अगर ऑफ़र वेग हो गया या फिर नेगेटिव कंडीशन के साथ हो गया तो वैलिड ऑफ़र नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है जब कोई ऑफ़र दूसरे पर्सन को दिया जाए। 2A, तो A में सबसे पहले ऑफ़र ये है कि आप सामने वाले से कुछ करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं और वो उसका एसेंट दे, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रपोजल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बता सकते हैं। अच्छा, एक इसको ही मैं थोड़ा सा और अगर आपको डिटेल में पहले ही बता दूं तो शायद थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस को, यहाँ पे मैंने आपको ऑफ़र बता दिया था और फिर मैंने आपको एक्सेप्टेंस भी सेक्शन 2B में मैंने आपको बता दिया था कि ऑफ़र मस्ट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, देखो एक्सेप्टेंस का मतलब यही है कि ये भी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब कोई नए टर्म्स नहीं होने चाहिए, है ना, और ये भी कम्युनिकेट होना चाहिए, यानी कि बात सामने वाले तक पहुंच जानी चाहिए। कंसीडरेशन क्या होता है कि देखिए सेक्शन 2D में है ये, है ना, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। कंसीडरेशन आपका सेक्शन 2D में है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, CD कंसीडरेशन एंड D। तो देखिए कंसीडरेशन क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। जब प्रॉमिसर के डिज़ायर पर प्रॉमिसी कुछ करता है या एब्सटेन करता है तो वही कंसीडरेशन होता है। और ये ज़रूरी है कि कंसीडरेशन की कुछ वैल्यू हो। ठीक है, वैल्यू नहीं होगी तो फिर वो कंसीडरेशन नहीं होगा। ओके, चलिए प्रपोजल मैंने आपको बता दिया है ना, एक्सेप्टेंस मैंने आपको बता दिया, एग्रीमेंट मैंने आपको बता दिया है, कॉन्ट्रैक्ट आपको बता दिया, वॉइड आपको बता दिया है, वॉइडेबल आपको बता दिया है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के आपको 6 टाइप्स मैंने बता दिए, जो 6 चीज़ें ज़रूरी हैं, AFC, और 3 आपके L हैं। ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये मैं एक बार फटाफट से आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि दोनों पार्टीज़ के बीच एक प्रॉपर ऑफ़र होना चाहिए जिसे सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करे। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब कुछ वैल्यूएबल एक्सचेंज होना चाहिए। कंसिडरेशन मीन्स कुछ वैल्यूएबल एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, ये और ये PDF भी आपको जो होगा वो उस पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ की पार्टी से कुछ वैल्यू का एक्सचेंज होना चाहिए। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने वाली जितनी भी पार्टीज़ हैं वो मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड में होनी चाहिए और लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाइड नहीं होनी चाहिए। फ्री कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है, फ्री कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है कि कॉन्सेंट किसी प्रेशर, फ्रॉड या गलत इन्फॉर्मेशन के बिना होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बी वॉइड। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑफ़र पर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑफ़र। ऑफ़र मैंने आपको कई बार बता दिया, A में है। अब देखिए सेक्शन, पहले ये पढ़ने से पहले आप मेरी बात सुनिए, ठीक है, और फिर आप इसको एक बार मैं आपको रीड करा दूँगी। तो देखिए सबसे पहले जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र का मतलब जब ऑफ़र सभी लोगों के लिए होता है, जैसे न्यूज़पेपर में कोई ऐड आ गई कि मेरा पासपोर्ट खो गया है ना, और जो भी मेरा पासपोर्ट रिटर्न करेगा उसे 10,000 रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, कि उसे 10,000 रिवॉर्ड दिया जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड जनरल ऑफ़र। समझ में आ गया। फिर देखिए स्पेसिफिक ऑफ़र, जब ऑफ़र किसी पर्टिकुलर पर्सन को, मैंने मान लीजिए ये कोई पर्सन है और मैंने इसको कहा कि यह ऑफ़र सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, A जो है वो सिर्फ B को ही बाइक बेचने का ऑफ़र दिया, सो दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफ़र। फिर आ जाता है एक्सप्रेस ऑफ़र। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक्सप्रेस ऑफ़र क्या है, जब आप
ऑफ़र को क्लियरली लिख कर या बोल कर बताएं, सो दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफ़र। इम्प्लाइड ऑफ़र क्या है? जब ऑफ़र व्यक्ति के एक्शंस या सर्कमस्टेंसेस से समझ में आए। इम्प्लाइड मतलब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ने कूली वाला एग्जाम्पल दिया जाता है ना, आप रेलवे स्टेशन पर गए और कूली आपका बैग उठाकर चल दिया, दैट इज़ इम्प्लाइड ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र क्या होता है? जब ऑफ़र ओरिजिनल ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि नए टर्म्स एंड कंडीशन सजेस्ट करता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि मेरी बाइक जो है वो 60,000 में अवेलेबल है, आपने कहा नहीं मैं 50,000 में लूँगा, तो अब मुझे एक्सेप्ट करना है, यानी कि आपने पहले मैंने आपको ऑफ़र दिया लेकिन आपने मुझे काउंटर ऑफ़र दे दिया, सो दैट इज़ कॉल्ड काउंटर ऑफ़र। क्रॉस ऑफ़र क्या होता है? जब दोनों पार्टीज़ एक ही समय पर सिमिलर ऑफ़र भेजते हैं बिना एक दूसरे के ऑफ़र को जाने। मैंने भी आपको ऑफ़र दिया कि मैं अपना घर आपको 80 लाख में बेच दूंगी, आपने भी उसी टाइम पे भेज दिया और बोला मैं भी आपका घर 80 लाख में ख़रीदना चाहता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस ऑफ़र। देन व्हाट इज़ स्टैंडिंग या फिर ओपन ऑफ़र, इसको ओपन ऑफ़र भी कहते हैं, यानी कि जो ऑफ़र कुछ समय तक ओपन रहता है, जैसे कि टेंडर नोटिसेस वगैरह आते हैं। सो दीज आर कॉल्ड टाइप्स ऑफ ऑफ़र। आई होप समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और आप शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक थोड़े से कुछ एग्जांपल्स के साथ और मैं आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए ए ने न्यूज़पेपर में लिखा जो मेरा खो गया बैग वापस करेगा उसे 5,000 मिलेगा, सो दैट इज़ कॉल्ड विच ऑफ़र? दैट इज़ कॉल्ड जनरल ऑफ़र। वो कौन सा ऑफ़र है? जनरल ऑफ़र है, ठीक है। फिर सुनिए, ए ने बी से कहा मैं अपनी साइकिल 3,000 में बेचना चाहता हूँ, बी से पर्टिकुलरली बी से कहा, तो वो क्या हो गया? स्पेसिफिक ऑफ़र। फिर तीसरे पे आ जाइए, ट्रेन में टिकट लिया, रेलवे के एक इम्प्लाइड ऑफ़र है, पैसेंजर के चढ़ने से वो एक्सेप्टेंस हो जाता है ना। जैसे ही आप उसमें चढ़े, ट्रेन में चढ़े, तो यानी कि जो आपने टिकट उसको दिखाई है, सो दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफ़र, यानी कि आपने टिकट उसको दिखाई तो वो एक्सेप्ट हो गया। फिर आ जाइए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम करते हैं इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफ़र। एक बार आप दोबारा से थोड़ा सा बैक करके सुन सकते हैं, मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो ऑल्सो। चलिए, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफ़र। एक वैलिड ऑफ़र के क्या क्या इसेंशियल्स होते हैं? सबसे पहले क्लियर और डेफिनेट होना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी क्लियर्ड, इट मस्ट बी क्लियर्ड एंड डेफिनेट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब सोशल प्रोमिसेस वैलिड नहीं होते। हस्बैंड ने वाइफ को कहा शाम को हम घूमने चलेंगे, भूल गए, वाइफ कोई केस नहीं कर सकती, तो ऑफर लीगल रिलेशनशिप्स बनने चाहिए। कम्युनिकेट होना चाहिए। मैं बैठे बैठे सोच रही हूँ मैं तुम्हें अपनी बाइक बेचना चाहती हूँ 50,000 में, दैट इज़ नॉट ऑफ़र। कम्युनिकेट होना चाहिए, बात पहुंचनी चाहिए ए से बी तक, ठीक है। बात जो है वो ए से बी तक पहुंचनी चाहिए। ऑफ़र स्पेसिफिक या जनरल दोनों हो सकते हैं, वो तो हमने देखे टाइप्स ऑफ ऑफ़र के अंदर। नेगेटिव कंडीशंस नहीं होने चाहिए, जैसे कि अगर तुमने मना नहीं किया तो एक्सेप्ट माना जाएगा, है ना, तो ये सब नहीं चलेगा। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस ऑफ़र नहीं होता, सिर्फ रेट बताना बिना इंटेंशन के ऑफ़र नहीं माना जाता, ये भी आपको ध्यान रखना है। साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होती, है ना। ऑफ़र को भी क्लियर असेंट देना ज़रूरी होता है, यानी कि आपको भी बताना होगा बोल के कि येस आई एम ऑल्सो रेडी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इससे भी रीड करके बता देती हूँ। तो फिर पहले मैं इनविटेशन टू ऑफ़र भी बता देती हूँ, है ना, फिर मैं आपको इनविटेशन टू ऑफ़र अपना कहाँ से शुरू है, चलिए पहले मैं इसेंशियल्स बता देती हूँ और फिर आपको इनविटेशंस। तो सबसे पहले अपने पास क्या हो गया? तो सबसे पहले अपने पास क्या हो गया? ऑफ़र एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो सकता है, जनरल लोगों के लिए हो सकता है। लीगल रिलेशंस क्रिएट करने हैं, सोशल रिलेशंस क्रिएट नहीं करने हैं, ठीक है। क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, है ना, कि पर्टिकुलर क्वांटिटीज़, पर्टिकुलर प्राइस, सब कुछ मेंशन होना चाहिए। कम्युनिकेट होना चाहिए, ये केस आप याद रखेंगे, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, कि कोई भी ऑफरी एक्सेप्ट नहीं करेगा प्रपोजल विदाउट नॉलेज ऑफ द ऑफ़र। ऑफ़र को पता ही नहीं है और ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया, ये नहीं माना जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस ऑफ़र नहीं होता। ऑफ़र में नेगेटिव कंडीशन नहीं होना चाहिए कि अगर तुमने मना नहीं किया तो मैं इसको हाँ मानूंगा, ठीक है, तो ये सब नहीं चलेगा। और सिर्फ इंटेंशन ऑफ़र नहीं होता। अब देखिए, ऑफ़र में और इन्विटेशन टू ऑफ़र में भी डिफरेंस होता है। ऑफ़र और इन्विटेशन में क्या डिफरेंस होता है, देखिए सुनिए। जब एक व्यक्ति दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रपोजल देते हैं, जैसे कि मैं बाइक 50,000 में बेचूंगा, दिस इज़ ऑफ़र। अब सुनिए, इन्विटेशन टू ऑफ़र क्या होता है? जब एक व्यक्ति दूसरे
पर्सन को इनवाइट करता है कि वो ऑफ़र दे, जैसे कि आप एक शॉप में गए और शॉप में वहाँ पे ड्रेसेस लगी हुई हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ड्रेसेस लगी हुई हैं, तो अब वो बोल रहे हैं आप आओ और हमें ऑफ़र दो कि भाई मैं ये ड्रेस खरीदना चाहता हूँ, फिर हम एक्सेप्ट करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड इन्विटेशन टू ऑफ़र। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे कि थोड़ा सा और सुनो, ए ने टेलीग्राम भेजा, ए ने टेलीग्राम भेजा कि विल यू सेल योर बाइक, लोवेस्ट प्राइस बताओ, ठीक है। बी ने जवाब दिया 25,000। ए ने कहा मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। ए ने बोला कि मैं अपनी बाइक बेचना चाहती हूँ, लोवेस्ट प्राइस बताओ। तो बी ने जवाब दिया 25,000। ए ने कहा मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि 25,000 का जवाब इन्विटेशन टू ऑफ़र था, एक्चुअल ऑफ़र नहीं था। जो 25,000 पहले आपने उसको बोला है कि भाई तुम बताओ, सो दैट इज़ कॉल्ड इन्विटेशन टू ऑफ़र। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट देयर इज़ डिफरेंस, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आपका ये जो इन्विटेशन टू ऑफ़र है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ इन्वाइट करते हो सामने वाले को, आप उसको बोलते हो कि आप बताओ, सो दैट इज़ यहाँ पे इसेंशियल नहीं है कि आप एग्रीमेंट बनाएं, ठीक है। ये तो आपका एग्रीमेंट बन जाएगा जैसे ही एक्सेप्ट होगा ऑफ़र, लेकिन इन्विटेशन टू ऑफ़र जो होगा इट बिकम्स एन ऑफ़र। आपको मैंने बोला कि भाई तुम बताओ और फिर तुमने मुझे ऑफ़र दिया, फिर मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी, सो दैट इज़ अ डिफरेंट कंडीशन। ये एक हार्वी वी फैसे है, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, आप एक बार देख सकते हैं। टेलीग्राम वाले एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। अब आ जाइए एक्सेप्टेंस पर। तो देखिए एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B में, बी में एक्सेप्टेंस है और ए में ऑफ़र है, ठीक है। तो बी में एक्सेप्टेंस ही होगा, है ना। सबसे पहले आप ऑफ़र देते हैं, फिर आप एक्सेप्टेंस करते हैं। तो देखिए बी में क्या है, एक्सेप्टेंस है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है कि जब ऑफरी ऑफ़र को पूरी तरह बिना कंडीशन के एक्सेप्ट करता है। अगर आपने कंडीशन लगा दी तो यानी कि फिर तो आपने क्रॉस ऑफ़र दे दिया, समझ गए। अब जब ये अभी मैंने आपको बताए थे ना टाइप्स ऑफ ऑफ़र, आप देखो यहाँ पर हमने बोला था कि ऑफ़र के अंदर आप काउंटर कंडीशन नहीं लगा सकते, तो उसको तो हम काउंटर ऑफ़र कह देते हैं, है ना। क्रॉस ऑफ़र के अंदर क्या था, जब सेम टर्म्स और कंडीशन होते हैं, तो काउंटर ऑफ़र नहीं, हम ऑफ़र की बात करते हैं। तो एक्सेप्टेंस कब होगा, जब आप बिना किसी कंडीशन के उस बात को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि अगर कंडीशन लगाई तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा, फिर तो काउंटर ऑफर बन जाएगा, अभी मैंने आपको बता दिया। प्रॉपर मोड में होना चाहिए, है ना, इट शुड बी इन अ प्रॉपर मोड, यानी कि जैसे कि राइटिंग या ओरली जैसे ऑफर में लिखा हो। टाइम के अंदर होना चाहिए, है ना, टाइम के अंदर होना चाहिए। अगर स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया तो रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट करनी होती है। एक्सेप्टेंस ऑफ़र के बाद ही हो, पहले एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं होता है ना, ये बाद में होता है। पहले ऑफ़र होगा फिर एक्सेप्टेंस होगा, और सिर्फ वही व्यक्ति एक्सेप्ट करे जिसको ऑफ़र दिया गया हो। और अगर एक बार रिजेक्ट कर दिया गया ऑफ़र तो वापस वही ऑफ़र तभी एक्सेप्ट हो सकता है जब भी ऑफ़र रिन्यू हो। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो रिजेक्टेड ऑफ़र कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन के रूल्स जो कि आपके सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 में गिवन है, ठीक है। जो 4-5 बार कम्युनिकेट करना है, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में 4-5 बार कम्युनिकेट करना है। तो देखिए ऑफ़र या एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। बेसिक रूल्स क्या हैं, ऑफ़र का कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। ऑफ़र का कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है जब वो ऑफरी तक पहुंच जाता है, ठीक है, तभी कंप्लीट माना जाएगा जब वो ऑफरी तक पहुंच जाए। दूसरा, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, या तो ऑफर के अगेंस्ट या फिर ऑफरी के अगेंस्ट। मतलब जब ऑफरी एक्सेप्टेंस भेज देता है, जैसे मान लीजिए ए ने बी को कुछ ऑफ़र दिया और बी ने, पहली बात तो ये कंप्लीट हो गया जब इसकी नॉलेज तक ये बात पहुंच गई। अब बी उसको हामी भेज देता है, एक्सेप्ट हो गया। या फिर जब ऑफरर तक वो एक्सेप्टेंस पहुंच जाती है, यानी कि ऑफरर ये एक तो भेज दे और ये भेजे ना, दो तरीके से हो सकते हैं। जब एक्सेप्टेंस पता चल जाए ऑफरर को और दूसरा ये भेज दे, ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। रेवोकेशन रूल्स सेक्शन 4 में ये है, सेक्शन 5 में क्या है। देखिए सेक्शन 5 क्या कहता है, ऑफरर जो है रिवोक किया जा सकता है जब तक ऑफरी एक्सेप्टेंस भेज नहीं देता। मान लीजिए आज मैंने ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें 50,000 की बाइक बेचना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि बी हाँ भरता ए ने पहले ही मना कर दिया। सो दैट इज़ कॉल्ड रेवोकेशन, यानी कि विड्रॉल या फिर कैंसिलेशन।
दूसरा क्या है, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस रिवोक की जा सकती है जब तक ऑफरर उसे रिसीव नहीं करता। अब मान लीजिए इसने बोल दिया कि हाँ मैं 50,000 में ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात अभी तक मुझे पहुंची नहीं है और मैंने पहले ही मना कर दिया कि नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना चाहती, तो तब भी रेवोकेशन हो सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा। रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि ऑफ़र पहुंचा ही था, ठीक है, ऑफ़र पहुंचा ही था लेकिन एक्सेप्टेंस मतलब देखो ऑफ़र पहले केस में क्या था, जैसे ऑफ़र रिवोक किया, ऑफ़र रिवोक किया जा सकता है जब तक ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं भेजता। दूसरा, उसने एक्सेप्टेंस भेज दी लेकिन ऑफर ने रिसीव नहीं की, तो दोनों केसेस के अंदर क्या होगा, रेवोकेशन हो जाएगी। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं और इसको आपको डिटेल में बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए ए ने बी को ऑफ़र दिया, बी ने पोस्ट के थ्रू एक्सेप्ट किया, जब तक वो लेटर ए को नहीं मिला बी उसे वापस भी ले सकता है, सो दैट इज़ कॉल्ड रेवोकेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये और किस किस केसेस में हो सकता है, जैसे कि एक तो रेवोकेशन से ही हो गया या टाइम ही ख़त्म हो गया, जैसे मैंने कहा कि अब तुम्हें 3 दिन में बताना है, 3 दिन में बात ही नहीं आई, ठीक है, या आपने वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं की, या जो डेथ ही हो गई जो लोगों को एक्सेप्ट करने वाला था, या जिस मोड में कहा था उसमें एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो इस सब में रेवोकेशन हो जाएगी। या ऑफर ने काउंटर ऑफर दे दिया, अपनी कोई कंडीशन रख दी, सो दैट वुड बी रेवोकेशन। चलिए अब आ जाते हैं कंसिडरेशन, क्विड प्रो क्यू। तो देखिए सी डी है ना, सी डी से आप याद रख सकते हो कि कंसिडरेशन कौन सी सेक्शन में है, डी में है, ठीक है। ए में क्या था, ऑफर था, बी में क्या था, एक्सेप्टेंस था, ठीक है, बी में क्या था आपका, एक्सेप्टेंस था, और ये क्योंकि और 4 और 5 में क्या था, कम्युनिकेशन एंड ऑफर था, ठीक है। एक बार मैं वापस से आपको दिखा देती हूँ, बी में एक्सेप्टेंस था। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं कंसिडरेशन किस में है, सेक्शन डी में है ना, ये सेक्शन ध्यान रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं पेपर में। अब देखिए कंसिडरेशन सेक्शन डी में है, इसके अंदर हम मीनिंग और टाइप्स पढ़ेंगे, फिर हम कुछ इसेंशियल्स इसके पढ़ेंगे, और फिर हम ये पढ़ेंगे कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट रूल जो कि सेक्शन 5 में कहा गया है, और उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हम देखेंगे। सबसे पहले कंसिडरेशन, तो चलिए देखिए बात करते हैं एक फंडामेंटल एलिमेंट की जिसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2D क्या कहता है, जब प्रॉमिसर के डिज़ायर पर प्रॉमिसी या कोई और व्यक्ति कुछ करता है, नहीं करता या ऐसा प्रॉमिस करता है तो उसे कंसिडरेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इतना लंबा चौड़ा कि एक बार पहले मैं इसको रब कर देती हूँ कि जब प्रॉमिसर के डिज़ायर पर, है ना, प्रॉमिसर के डिज़ायर पर प्रॉमिसी यानी कि जिसको प्रॉमिस भेजा गया है या व्यक्ति कुछ करता है, कुछ कर देता है या नहीं करता है या ऐसा प्रॉमिस करता है, ठीक है, कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, तो इसको बोलते हैं कंसिडरेशन। सिंपल शब्दों में कहूँ, समथिंग इन रिटर्न, यानी कि दोनों तरफ से कुछ लेना देना होना चाहिए, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है कोई वैल्यू एक्सचेंज होनी चाहिए, है ना। तो ये 3 तरीके का हो सकता है। तो एक तो है पास्ट कंसिडरेशन, ये सेक्शन 25 में लिखा है कि अगर कोई एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के होगा तो वो वॉइड होगा, ठीक है, दैट वुड बी वॉइड। एक है पास्ट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन मतलब जब काम पहले हो चुका हो और बाद में प्रॉमिस दिया गया हो, जैसे कि ए ने बी का काम हेल्प किए बिना, ए ने बी का काम हेल्प किए बिना मांगे, बी मतलब ए ने बी का काम हेल्प किए बिना मांगे, बाद में बी ने प्रॉमिस किया कि वो 100 दे देगा, ठीक है, समझ गए आप। ए ने मतलब बिना हेल्प मांगे ही ए ने बी का काम कर दिया या बी ने ए का काम कर दिया, और बाद में बताया कि चलो ठीक है तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड पास्ट कंसिडरेशन, यानी कि काम तो पहले ही हो चुका है। प्रेजेंट, जब दोनों पार्टीज़ जो हैं वो सेम टाइम पर काम कर रही हूँ, जैसे कि ए ने बी को सामान दिया और बी ने तुरंत पैसे दे दिए, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट कंसिडरेशन या फिर एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। फ्यूचर, जब एक पार्टी बाद में प्रॉमिस पूरा करेगी, जैसे कि ये प्रॉमिस करता है कि वो 1 महीने बाद वो कार डिलीवर करेगा, बी तब पेमेंट कर देगा, सो दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर कंसिडरेशन, ठीक है। इतना ही आएगा आपके सिलेबस में, ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। अब बात करते हैं इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन की। तो देखिए वैलिड कंसिडरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, जैसे कि प्रॉमिसर के डिज़ायर पर होना चाहिए, तो हमने पढ़ा ही था एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, अपनी मर्जी से कुछ करके कंसिडरेशन नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर ए बिना बी के कहने के उसका घर पेंट करने लगे और बी जो है वो बोलने लगे कि भैया मुझे तो पेमेंट दो, तो भैया आपने उससे पूछा तो है नहीं,
आपने प्रॉमिसर के डिज़ायर पे थोड़ी काम किया है, तो आपकी कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो प्रॉमिसर के डिज़ायर पर काम करना होगा। दूसरी बात, ये आप बाकी एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं। प्रॉमिसर प्रॉमिसी या कोई और भी दे सकता है, जैसे कि इंडियन लॉ में स्ट्रेंजर को कंसिडरेशन भी वैलिड है। ये आपका केस था चिन्नैया वर्सेस रमैया का। देखो लेडी ने क्या किया, प्रॉपर्टी गिफ्ट की और नीस को बोला कि अंकल को पेंशन दे दे। कोर्ट ने मना कर दिया कि अंकल कंसिडरेशन के बिना भी स्यू कर सकता है। इसका मतलब देखिए क्या है, चिन्नैया वर्सेस रमैया केस को बहुत, अगर हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखें तो एक लेडी थी, वो गिफ्ट के तौर पे अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपनी बोलती है टू हर डॉटर को बोलती है कि साथ में वो मतलब कि बिफोर शी गिफ्टेड द प्रॉपर्टी कि कुछ जो है वो उसको भी प्रोवाइड करे, ठीक है, अपने में जो अंकल है उसको भी पेंशन दे। अब जो है वो जो सेम डे पे जो उसकी डॉटर होती है वो एग्री भी हो जाती है, लेकिन आफ्टर वर्ड्स जो डॉटर होती है वो मना कर देती है अपना प्रॉमिस फुलफ़िल करने के लिए कि भाई मैं तो आप अंकल को पे नहीं करूँगी। अब कोर्ट ये कहता है कि नहीं, अंकल स्यू कर सकता है इवन दो नो पार्ट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय हिज नीस मूव फ्रॉम हिम, क्योंकि यहाँ पे जो मदर कह के गई थी वही सफिशिएंट कंसिडरेशन मानी जाएगी। दिस इज़ चिन्नैया वर्सेस रमैया केस, यानी कि कंसिडरेशन जो है, अब तो देखो वो बेटी है और वो जो अंकल हैं उनके बीच में बात चल रही है, लेकिन थर्ड पर्सन जो वो लेडी थी वो डीड के थ्रू कह के गई थी ना, तो कंसिडरेशन मूव कर सकती है प्रॉमिसर से किसी और पर्सन को भी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन कंसिडरेशन रियल और वैल्यूएबल होना चाहिए, यानी कि इमेजिनरी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, दैट मस्ट बी रियल। देन लीगल होना चाहिए, है ना, लीगल होना बहुत ज़रूरी है। इलीगल या इमोरल काम के बदले का कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। वॉलंटरी, इट मस्ट नॉट बी लॉफुल, ठीक है। दूसरा वॉलंटरली या फ्री विल से दिया गया हो, ठीक है। चलिए अब देखिए, आइए, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये बोला गया है सेक्शन 25 के अंदर, ठीक है। तो ये भी मैं आपको करा देती हूँ। देखिए इसमें क्या है, नो कंसिडरेशन। देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का जनरल रूल है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कोई कंसिडरेशन नहीं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सेक्शन 25 में कहा गया है। मतलब बिना कुछ लेने देने के कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, यानी कि कुछ लिया दिया नहीं गया है तो कोई वैलिड नहीं होगा। अब इसके अंदर देखो कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ एक्सेप्शंस क्या हैं, जैसे कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन, है ना, कुछ नेचुरल, जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया, तो अगर लिखित फॉर्म में हो, रजिस्टर हो और क्लोज रिलेशन में हो, जैसे फादर सन को प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है, सो दैट इज़ ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो यहाँ पे बिना किसी कंसिडरेशन के भी वैलिड होता है, बच्चे से कुछ लेते थोड़ी है पिता उसको प्रॉपर्टी देने से पहले। फिर होता है वॉलंटरी सर्विसेज, जब बिना कहे किसी ने किसी की हेल्प कर दी और बाद में प्रॉमिस किया गया, ठीक है, आपने हेल्प कर दी है किसी की, एक तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो गया, ठीक है, राइटिंग में होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विसेज, जैसे कि मान लीजिए आप वो देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो जेठालाल ने क्या किया, बबीता जी का पर्स जो है वो वापस कर दिया और बबीता जी ने कहा कि वो 50 रुपये दे देंगी जेठालाल जी को, तो ये वैलिड माना जाएगा क्योंकि ये वॉलंटरी सर्विसेज है। फिर आ जाइए प्रोमिस टू पे टाइम बार्ड डेप्ट। अब ये सब है ना, आप इसमें पढ़ सकते हो, है ना, जेठालाल वगैरह सब आप इसके अंदर पढ़ सकते हो। हेडिंग्स याद होनी चाहिए, एग्जाम्पल याद होना चाहिए, अपने सिलेबस का इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। और इसके साथ साथ अपना पूरा कोर्स भी चल रहा है, आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेप्ट, यानी कि लिमिटेशन पीरियड के बाद अगर रिटर्न प्रॉमिस दिया जाए, जैसे राम ने 3 साल पुराना लोन रीपे करने का लिखित प्रॉमिस दिया, ठीक है, 3 साल पुराना केस है और अब वो बोल रहा है कि मैं आपको आपके पैसे वापस दूंगा, ये भी वैलिड होगा, बाइंडिंग होगा, ठीक है, ये भी वैलिड होगा, बाइंडिंग होगा, यानी कि टाइम बार्ड डेप्ट भी अगर पे करने का प्रॉमिस किया गया है, सो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडरेशन। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में एक तो आपका जो भी अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ केसेस में कंसिडरेशन नहीं होता, जैसे कि नेचुरल लव में, वॉलंटरी सर्विसेज के अंदर, टाइम बार्ड डेप्ट में, देन क्रिएशन ऑफ एजेंसीज़ के अंदर कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता, जैसे कि मान लीजिए किसी को एजेंट बना दिया गया तो उसका अपॉइंटमेंट वैलिड है, ठीक है, चाहे कोई कंसिडरेशन हो अभी या ना हो। कंप्लीटेड गिफ्ट्स, यानी कि गिफ्ट देने के बाद उसे वापस नहीं मांगा जा सकता, चाहे कंसिडरेशन हो या फिर ना हो। देन देखिए एजेंसी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स,
इनमें कंसिडरेशन मैंडेटरी नहीं होती एजेंसी और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, एजेंसी और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। सो आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी थोड़ी और हेल्प कर सकूं, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा, तब मुझे समझ में आएगा। चलिए अब हम देखेंगे फ्री कॉन्सेंट। अब हम देखते हैं इसमें स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट वाला जो पॉइंट है वो मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पॉर्टेंट है, हालांकि मैं एक बार फिर भी थोड़ा क्विकली उसको रिवाइज करा देती हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ ब्रेविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपका ये बोला गया है कि स्ट्रेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, बस आप ये ध्यान रखिए, एक्सेप्शंस आप इसके बोल सकते हैं क्योंकि ये अपना सिलेबस के अंदर नहीं आएगा। चलिए अब आ जाते हैं फ्री कॉन्सेंट में। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होता है जब दोनों पार्टीज़ का कॉन्सेंट हो और वो भी फ्री हो, है ना, फ्री होना चाहिए। कहाँ लिखा है? सेक्शन 13 और 14 के अंदर लिखा है। सेक्शन 13 ये कहता है जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति किसी बात पर सेम सेंस में एग्री करते हों तो उसे कॉन्सेंट कहते हैं। सेम सेंस में एग्री करते हों तो उसे कॉन्सेंट कहते हैं। सेक्शन 13 में लिखा है। 13 को आप देखो, ये 3 है ना, इससे 2 सी बन सकते हैं, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन एक बात पे एग्री करें तो 13 के अंदर फ्री कॉन्सेंट लिखा है। सेक्शन 14 क्या कहता है? तो देखिए सेक्शन 14 ये कहता है, सेक्शन 14 ये कहता है कि कॉन्सेंट फ्री तभी माना जाएगा जब ये एलिमेंट्स एब्सेंट हो, जैसे कि कोएर्शन जो कि सेक्शन 15 में है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट कब फ्री माना जाएगा? तब फ्री माना जाएगा। 13 और 14, तो 14 के बाद लगातार हैं 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, यानी कि कोएर्शन से आप देख रहे हो बंदूक लगा के उससे हाँ भरवा रहे हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस 16 में, फ्रॉड 17 में, गलत चीज़ें आपने शो करके कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से। तो देखिए कोएर्शन में क्या आता है, अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट हो तो कॉन्सेंट फ्री नहीं माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाते हैं, यानी कि आप तो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं लेकिन सामने वाला नहीं करना चाहता, सो दैट वुड बी वॉइडेबल, ठीक है। तो कोएर्शन का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व कराने लेना, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति से आईपीसी के तहत इलीगल एक्ट करने या थ्रेट देने से कॉन्सेंट ली जाती है, सो वो अपना वॉइडेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, जो भी एग्रीव्ड पार्टी हो उसके ऑप्शन पर। तो ये आपका मीनिंग है। जैसे ए बी को धमकी देता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो उसका घर जला देगा, ठीक है, या उसको गोली मार देगा, तो दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। अब आ जाइए, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कब वॉइडेबल होगा? जब आप देख रहे हो कोएर्शन, यानी कि डरा के उसको करा जा रहा है ना, डिटेन किया जा रहा है, अनलॉफुल तरीके से डरा के किया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रोसिक्यूशन, आप अ मियर ओनली थ्रेट टू प्रोसिक्यूट अ मैन और फाइल सूट अगेंस्ट हिम डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट प्रोसिक्यूशन। मतलब देखिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, हालांकि देखो ये अपने सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं आएगा, जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएगा ये कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, ये सब वॉइडेबल होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर भी जैसे रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कहे कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं सुसाइड कर लूँगा, तो ये जो होता है ये कोएर्शन होता है ना, थ्रेट टू कोएर्शन होता है। अब मान लीजिए हाई प्राइसेस और हाई इंटरेस्ट रेट्स, जैसे मान लीजिए हाई इंटरेस्ट रेट किसी से चार्ज करना, हाई प्राइस चार्ज करना, भी कोएर्शन नहीं है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं किसी को पढ़ाऊँ और मैंने बोला भाई मेरी फ़ीस तो इतनी है पढ़ाने की, तो वो मेरे खिलाफ़ केस करने लगे, है ना। सो ये जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल आप किसी को डरा धमका के काम नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वैसे आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये आ जाते हैं हम अनड्यू इन्फ्लुएंस पे। देखो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? जब एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर मेंटली या इमोशनली डोमिनेट करता है और अनफेयर एडवांटेज लेता है, ठीक है, ठीक है, मेंटली आपने किसी को परेशान किया या फिर आपने उसको डोमिनेट किया। जैसे डोमिनेटिंग रिलेशनशिप्स में देखो एक तो आते हैं डॉक्टर और पेशेंट्स। डॉक्टर ने क्या किया, पेशेंट को इतना डरा दिया कि अगर तुमने ऐसे नहीं कराया, अपना ये चेकअप नहीं कराया, समझ गए। पेरेंट एंड चाइल्ड, गार्जियन एंड वार्ड, टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को डरा दिया। रिलीजियस गुरु एंड डिसाइपल्स जो होते हैं, ठीक है, तो ये आपका वो रहेगा। इसमें देखो हस्बैंड वाइफ नहीं आएंगे, लैंडलॉर्ड टेनेंट नहीं आएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये सब आएंगे, लैंडलॉर्ड टेनेंट नहीं आएंगे, डेटर क्रेडिटर नहीं आएंगे, हाउस हस्बैंड एंड वाइफ नहीं आएंगे।
तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है इसके अंदर भी। अब आ जाते हैं सेक्शन 17। तो 15, 16, 15 में आपका क्या था, जब डराया जा रहा था, और 16 के अंदर आपका क्या था, देखो 15 के अंदर हमने 16 में हमने पढ़ा था अनड्यू इन्फ्लुएंस, और 15 में हमने पढ़ा था कोएर्शन, है ना। पहले सी आएगा फिर यू आएगा। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉड। तो देखिए फ्रॉड किस में है, सेक्शन 17 में है ना। 17 फ्रॉड है, 17 इज़ फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है जानबूझकर झूठ बोलना, है ना, फैक्ट्स छुपाना या किसी भी तरीके से दूसरे को डिसीव करना, सो दैट इज़ कॉल्ड फ्रॉड। अब फ्रॉड के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, है ना, ये सब तो आप देख ही लोगे, जैसे झूठ बोलना जानबूझ के, बातों को छुपा लेना, ऐसा प्रॉमिस करना जिसे पूरा करने का इंटेंशन ही ना हो, या लॉ ने जैसे फ्रॉडुलेंट कहा हो, ठीक है। अच्छा अब देखो साइलेंस फ्रॉडुलेंट नहीं होता जब तक क्या साइलेंस फ्रॉड है, तो देखो कब तक नहीं है, कब तक नहीं है। पहली आपकी ड्यूटी थी बोलने की, दूसरा सरकमस्टांसेस बदल गए, दूसरा साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच हो, तो यहाँ पे फिर कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो साइलेंस फ्रॉड नहीं होता है। वैसे देखो अगर आपने आपसे कुछ कहा और आपने कुछ बोला नहीं, आप चुप रहे बिल्कुल, तो साइलेंस को फ्रॉड माना जाता है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर नहीं माना जाता। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो साइलेंस फ्रॉड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे साइलेंस फ्रॉड माना जाएगा। कब कब माना जाएगा, आपकी ड्यूटी थी बोलने की लेकिन आप बोले नहीं, सो दैट वुड बी फ्रॉड। आपका साइलेंस ही स्पीच के बराबर हो गया, आप बोले नहीं लेकिन सामने वाले को हाँ ही समझ में आया, दैट इज़ फ्रॉड, या सर्कमस्टांसेस के चेंज होने की वजह से। तो ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा और जो भी डैमेजेस होंगे उसके लिए भी चार्ज किया जा सकता है। अब आ जाते हैं सेक्शन 5 में, मिस रिप्रेजेंटेशन, जो कि सेक्शन 18 में है। और मिस रिप्रेजेंटेशन कब होता है, ये आप देखो, ये जो अक्षय कुमार है वो सबको बुद्धू बनाता रहता है। तो मिस प्रेजेंटेशन तब होता है जब कोई गलत बात अनइंटेंशनली बोली जाए बिना फ्रॉड के इंटेंशन के। इसकी मान लीजिए ए कहता है कि उसका प्लॉट 500 स्क्वायर फुट का है, जबकि एक्चुअली में 400 का ही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटिन्यू हुआ जा सकता है, लेकिन डैमेजेस को ले सकता है सामने वाला पर्सन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ गया अपने पास, मिस रिप्रेजेंटेशन, है ना, गलत तरीके से वो करना। अब आ जाते हैं मिस्टेक। तो देखो मिस्टेक का मतलब होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, दोनों पार्टीज़ में किसी इंपॉर्टेंट के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग मिस्टेक हो गई। एक होता है बायलेटरल और एक होता है यूनिलेटरल। इंडियन लॉ के हिसाब से वैलिड है और फॉरेन के हिसाब से वॉइड है, ठीक है। बायलैटरल में यूनिलेटरल वैलिड है, बायलेटरल वॉइड है। तो इसको पहले समझाती हूँ फिर आपको देखिए समझ में आएगा। देखो पहली बात तो बायलेटरल मिस्टेक, सेक्शन 20 ये कहता है कि दोनों पार्टीज़ गलती में है, जैसे कि या तो सब्जेक्ट मैटर नहीं है, या आइडेंटिटी रॉन्ग है, या क्वांटिटी का प्राइस गलत है, यानी कि दोनों ही पार्टीज़ ने गलती की है। यूनिलेटरल क्या कहता है, किसी एक पार्टी ने गलती की है, ठीक है, सिर्फ एक पार्टी ने गलती की है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है जब तक कि फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व हो। मिस्टेक ऑफ ये यूनिलेटरल मिस्टेक किस में आता है, ये आपका सेक्शन 22 में आता है ना, इनके सेक्शन भी ध्यान रखिएगा। यूनिलेटरल सेक्शन 22 में आता है, और आपका बायलेटरल जो है वो किस में आता है, सेक्शन 20 में आता है। और मिस्टेक ऑफ लॉ किस में आता है, सेक्शन 21 में आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए मिस्टेक 21 की एज में मिस्टेक करना अच्छी बात नहीं है। 22 तो 22 इज़ यूनिलेटरल, 2 को ही यू बना दो, ठीक है, ऐसे कर करके कुछ भी करके याद रखो। मिस्टेक ऑफ लॉ, इंडियन लॉ के मिस्टेक पर नो एक्सक्यूज़, और फॉरेन लॉ जो होता है वो ट्रीटेड एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी वॉइड। एग्जाम्पल सुनो, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ए और बी जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं प्रॉपर्टी के लिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, जितना मैं करा रही हूँ यही आपका मोर देन इनफ है। तो देखिए लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किस में है, सेक्शन 23 में है, ठीक है। 23 इज़ रिलेटेड टू लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों का लॉफुल होना ज़रूरी है। सेक्शन 23 ये कहता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट या आपका कंसिडरेशन लॉ के अगेंस्ट है, किसी लॉ को डिफीट करता है, फ्रॉडुलेंट है, या किसी की प्रॉपर्टी या पर्सन को नुकसान पहुंचाता है, इमोरल है, या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। जैसे ए बी को 1 लाख देता है सी को मारने के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इल्लीगल है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाओ वॉइड एग्रीमेंट। तो देखिए वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट होता है कि आपने ऐसे एग्रीमेंट जो लॉ के अकॉर्डिंग इन्फोर्स नहीं की जा सकती, और इलीगल का मतलब क्या होता है, जो लॉ के ही खिलाफ हो,
वॉइड का मतलब कि आपने कान, जैसे एक हस्बैंड और वाइफ हस्बैंड के खिलाफ केस नहीं कर सकती कि शाम को मुझे कहाँ तक खाना खिलाने के लिए लेके जाएंगे, आप लॉ के अकॉर्डिंग इन्फोर्स नहीं की जा सकती, सो दैट इज़ वॉइड। इलीगल क्या होता है? इलीगल होता है कि भाई आपने मतलब उसको बोला कि है ना उसको मारना है, किसी को मारना है, सो दैट इज़ इलीगल। तो वॉइड एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होती। इलीगल एग्रीमेंट यानी कि कर लिया, आपने काम कर लिया, ठीक है, कुछ गलत काम कर लिया लेकिन वो कानून के खिलाफ किया गया है, ठीक है, तो इन्फोर्सेबल नहीं होती, प्लस दोनों ही इन्फोर्सेबल नहीं होती, प्लस जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है उसका कोई भी कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट भी लीगल नहीं बन सकता, ठीक है। तो लीगल पार्ट हो अलग हो तो कोर्ट वैलिड पोर्शन को इन्फोर्स कर सकती है, वरना पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। चलिए अब आ जाते हैं एग्रीमेंट्स ओपोज टू पब्लिक पॉलिसी। देखिए कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होते हैं, इसलिए वो वॉइड होते हैं, जैसे कि रेस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई अपने बच्चे का राइट किसी और को परमानेंटली दे दे, ठीक है। दूसरा रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, जैसे मैं कभी शादी नहीं करूँगा, ठीक है, इस टाइप के क्लॉजेस। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स यानी कि शादी के लिए पैसा लेना या देना। रेस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल फ्रीडम, किसी को ज़बरदस्ती कंट्रोल करना। फिर है रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मतलब किसी को उसके बिजनेस या प्रोफेशन से रोकना, ठीक है। और पार्टनरशिप एक्ट के अंडर कुछ रेस्टोरेंट्स अलाउड होते हैं हालांकि। फिर एक और देखो आप, रेस्टोरेंट ऑफ, अच्छा और नहीं है, रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स भी होता है, ठीक है। रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग जैसे कि कोर्ट नहीं जाएंगे। अब आर्बिट्रेशन क्लॉज एक्सेप्शंस अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये अपने पास क्या है, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हैं, ठीक है। दीज आर द एग्रीमेंट्स विच आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसीज़। तो ये एग्रीमेंट्स क्या माने जाएंगे? वॉइड माने जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे पेरेंट अपनी राइट नहीं देना चाहते हैं, रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट हो, और ब्रोकन मैरिज का हो, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। अब आ जाते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स पर। तो वॉइड एग्रीमेंट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कुछ एग्रीमेंट्स को एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किया है, जैसे कि अगर कोई इनकॉम्पिटेंट पर्सन कोई एग्रीमेंट करता है, ठीक है, माइनर या अनसाउंड माइंड का हो सकता है, एग्रीमेंट बाय बायलेटरल मिस्टेक 20 यानी कि दोनों ने ही मिस्टेक कर दी है, या किसी का अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो तो सेक्शन 23, अनलॉफुल कंसिडरेशन हो, बिना किसी कंसिडरेशन के हो, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन हो तो सेक्शन 25, इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हो, इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हो तो सेक्शन 26, इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हो तो आपका 27 है, ठीक है। इन लीगल प्रोसीडिंग्स 28 और अनसर्टेनिटी के लिए 29, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अच्छा देखो वेजरिंग क्या होता है, मान लो ए ने बी से कहा कि अगर इंडिया मैच जीत गया ना तो मैं 100 रुपये दूंगा, बी ने कहा ठीक है वरना मैं 100 दूंगा, तो ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, दिस इज़ वॉइड। चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आ जाते हैं हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पर। जितना देखिए मैं पढ़ा रही हूँ आपको उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही आपका जो पेपर होगा वो क्लियर हो जाएगा, चाहे तो आप क्वेश्चन से लगा के देख लीजिएगा। देखिए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखिए कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, यानी कि दोनों पार्टीज़ जो होंगी वो अपना अपना काम कुछ ना कुछ उनको करना होता है, और जब दोनों पार्टीज़ अपना काम ठीक तरह से टाइम पर उसी सही तरीके से कर लेती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता है ना। तो ये सेक्शन 40 में लिखा है, जैसे कि मान लीजिए ए ने कहा कि वो फ़ोन बेचेगा बी को 10,000 में, ए फ़ोन देता है, बी पैसे देता है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करता है, तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करता है, हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। शायद मैंने ज़्यादा पेजेस आगे लिख गई हूँ मैं, हाँ मैंने शायद आपको ये बता दिया ना, हु विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिसर खुद कर सकता है ना, प्रॉमिसर खुद कर सकता है, एजेंट कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव और थर्ड पर्सन भी कर सकता है। अब इसका देखो क्या मतलब है, जैसे जब पर्सनल स्किल का मैटर हो, है ना, मैं ही अपना काम करना चाहती हूँ तो खुद परफॉर्म कर लो। एजेंट, अगर एजेंट के पास भी पर्सनल स्किल हैं तो वो भी कर सकता है, यानी कि पर्सनल स्किल का रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो भी कर सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मान लीजिए प्रॉमिसर की डेथ हो गई हो तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड पर्सन, अगर प्रॉमिस ही एग्री करता है तो थर्ड पर्सन भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म। अब आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि अगर प्रॉमिसर परफॉर्म करना चाहता है लेकिन प्रॉमिस ही रिफ्यूज़ कर देता है, तो सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन इज़ 38, सेक्शन इज़ 38।
तो सुनिए, अगर प्रॉमिसर परफॉर्म करना चाहता है लेकिन प्रॉमिसी रिफ्यूज़ कर देता है, तो प्रॉमिसर को नॉन परफॉर्मेंस के ज़िम्मेदार नहीं मान सकते। जैसे कि ए ने 5,000 रुपये देना था बी को, बी ए पैसा लेकर आया लेकिन बी ने लेने से मना कर दिया, तो अब ए फ्री है। अब बी ने खुद मना किया है ना, तो अब ए को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। ठीक है, चलिए अब देखो, जब एक से एक अपने पास आ जाता है जॉइंट लाइबिलिटीज़, वो वाला पॉइंट और मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जॉइंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है, जब एक से ज़्यादा लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसी होते हैं तो उनकी लाइबिलिटी होती है ना। आपने लाइबिलिटीज़ देनदारियाँ वगैरह पढ़ी होंगी। अब जॉइंट या सेवरल क्या होता है, जैसे प्रॉमिसी, एक सेकेंड, हाँ ये मैंने आपको पढ़ा दिया। हाँ देखो, अगर प्रॉमिसी किसी एक से भी पूरा पैसा ले सकता है, जैसे कि अगर मान लो एक मर जाए तो उसका लीगल हायर बाकी के साथ मिलकर ऑब्लिगेशन पूरा कर देता है। फॉर एग्जांपल राजू, यहाँ पे एग्जांपल होगा, जैसे ये आप देखोगे, राजू, श्याम एंड बाबूराव प्रॉमिस करते हैं तोतला सेठ को कि वो 3,000 देंगे। अब तोतला सेठ जो है वो किसी एक से भी पूरा पैसा ले सकता है, तो इसको कहते हैं जॉइंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा आपको नहीं जाना। अब आ जाते हैं जॉइंट राइट्स पर। तो देखिए, जॉइंट राइट्स क्या होते हैं,